आज हम बात करने वाले हैं पीटर लिंच की एक क्लासिक किताब वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट के बारे में। ये एक ऐसी गाइड है जिसने अनगिनत आम लोगों को ये यकीन दिलाया कि वो न सिर्फ बाजार में टिक सकते हैं बल्कि बड़े बड़े प्रोफेशनल्स को भी उनके ही खेल में मात दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 29%। और ये कोई टाइपो नहीं है, ये 1977 से 1990 तक मतलब पूरे 13 साल तक पीटर लिंच के मैगेलन फंड का एवरेज एनुअल रिटर्न था। इसी कमाल के परफॉर्मेंस ने लिंच को इन्वेस्टमेंट की दुनिया का लेजेंड बना दिया। लेकिन यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। कमाल की बात यह है कि जब ये फंड आसमान छू रहा था तो उसमें पैसा लगाने वाले एक एवरेज इन्वेस्टर को असल में नुकसान हुआ। ये कैसे हो सकता है? यही सवाल हमें इन्वेस्टमेंट की असली सच्चाई तक ले जाता है, जो सिर्फ सही स्टॉक चुनने से कहीं ज्यादा गहरी है। और पता है, ये कोई एक अकेली कहानी नहीं है। डाल्बर जैसी स्टडीज बार बार एक ही चीज दिखाती हैं कि एक एवरेज इन्वेस्टर का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उसका अपना बिहेवियर होता है। हम अक्सर जोश में तब खरीदते हैं जब बाजार ऊपर होता है और डर के मारे तब बेच देते हैं जब वो नीचे गिरता है। असली प्रॉब्लम एनालिसिस की नहीं, साइकोलॉजी की है। तो अगर हमारी अपनी भावनाएं ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है तो फिर इसका हल क्या है? पीटर लिंच का सॉल्यूशन पता है कहाँ से शुरू होता है? एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया से। और ये आइडिया इस बारे में है कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट के आइडियाज असल में आते कहाँ से हैं। और यकीन मानिए, ये वो जगह नहीं है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। लिंच का सबसे बड़ा आइडिया यही है कि एक आम निवेशक होने के नाते आपके पास एक बहुत बड़ी ताकत है, एक बढ़त है। आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शानदार कंपनियों और प्रोडक्ट्स को बड़े बड़े एनालिस्ट से महीनों या शायद सालों पहले पहचान सकते हैं। यही आपकी असली सुपर पावर है। जरा सोच कर देखिए, हो सकता है आप अपने ऑफिस में कोई नया कमाल का सॉफ्टवेयर देखें, या फिर मॉल में किसी दुकान के बाहर लंबी लंबी लाइनें देखें, या अपने पड़ोस में किसी फूड डिलीवरी सर्विस को अचानक से बहुत पॉपुलर होते हुए देखें। ये वो ट्रेंड्स हैं जो आप जमीन पर देख रहे हैं, जिन्हें बड़े बड़े फ्रेंड्स अक्सर मिस कर जाते हैं। बस यही आपकी एज है। लेकिन सिर्फ किसी पॉपुलर चीज को देख लेना ही काफी नहीं है। यहीं पर लिंच का वो फेमस कोट आता है जो हमें याद दिलाता है कि ऑब्जर्वेशन तो बस पहला कदम है। इसके बाद रिसर्च करना बेहद जरूरी है। आपको समझना होगा कि वो कंपनी पैसा कैसे बनाती है, उसकी फाइनेंशियल हालत कैसी है और आप उसमें इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं। बिना होमवर्क के ये सिर्फ जुआ है, इन्वेस्टमेंट नहीं। तो ठीक है, आपने कुछ देख तो लिया, अब उसे एक अच्छे इन्वेस्टमेंट में कैसे बदलें? इसके लिए लिंच ने एक बहुत ही प्रैक्टिकल टूलकिट बनाया, स्टॉक्स की 6 कैटेगरीज। चलिए इन्हें समझते हैं। लिंच कहते थे कि हर स्टॉक की एक कहानी होती है। एक स्लो ग्रोअर आपको डिविडेंड देगा, एक स्टॉलवर्ट जैसे कोई बड़ा बैंक आपको स्टेबिलिटी देगा, लेकिन असली मजा तो है फास्ट ग्रोअर्स में। ये वो छोटी फुर्तीली कंपनियां हैं जो लिंच के मशहूर 10 बैगर्स बन सकती हैं, यानी आपकी इन्वेस्टमेंट को 10 गुना कर सकती हैं। साइक्लिकल्स को सही टाइम पर पकड़ना जरूरी है और टर्न अराउंड्स में रिस्क ज्यादा होता है, लेकिन रिवॉर्ड भी उतना ही बड़ा हो सकता है। और आखिर में एसेट प्लेस, ये तो छिपे हुए खजानों की तरह है। तो अगला सवाल एकदम साफ है। मान लीजिए आपने एक जबरदस्त फास्ट ग्रोअर ढूंढ भी लिया, लेकिन क्या उसकी कीमत सही है? कहीं आप उस ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा पैसे तो नहीं दे रहे हैं? यहीं पर लिंच का फेवरेट टूल काम आता है, और वो टूल है PEG रेशियो। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन जबरदस्त आइडिया है। ये किसी कंपनी के प्राइस टू अर्निंग्स यानी PE रेशियो को उसकी ग्रोथ रेट से कंपेयर करता है। सिंपल भाषा में कहें तो ये आपको बताता है कि आप कंपनी की ग्रोथ के लिए कितना पैसा दे रहे हैं। लिंच का नियम बहुत सीधा था। एक ठीक ठाक कीमत वाली कंपनी का PEG रेशियो 1 के आसपास होना चाहिए। मतलब अगर कोई कंपनी 20% की रफ्तार से बढ़ रही है तो उसका PE रेशियो भी 20 के आसपास ही होना चाहिए। अगर PEG 1 से काफ़ी कम है तो स्टॉक शायद सस्ता है, और अगर ये 2 से ऊपर है तो आप ग्रोथ के लिए कुछ ज़्यादा ही कीमत चुका रहे हैं। तो अब हमारे पास एक फ्रेमवर्क भी है, एक वैल्यूएशन टूल भी है। लेकिन चलिए उस सबसे पहले वाले सवाल पर वापस चलते हैं कि क्यों अच्छे फंड्स में भी इन्वेस्टर्स पैसा गवा देते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी लड़ाई मार्केट से नहीं बल्कि आईने में दिख रहे उस इंसान से होती है।
इन्वेस्टमेंट में जो सबसे बड़ी गलतियां होती है ना, वो हिसाब किताब की नहीं बल्कि हमारे अपने बर्ताव की होती हैं। ये लालच और डर की एक जंग है जो अक्सर हमारे दिमाग पर हावी हो जाती है और हमसे गलत फैसले करवाती है। और इसी को लेकर लिंच का मैसेज एकदम क्लियर था। डिसिप्लिन हमेशा इमोशंस पर भारी पड़ता है। जब बाजार ऊपर नीचे होता है तो अपने फीलिंग्स के हिसाब से रिएक्ट करने की आदत को रोकना ही कामयाबी की असली चाबी है। यहाँ कुछ ऐसे खतरनाक ख्याल दिए गए हैं जो हमारा रिटर्न खा जाते हैं। ये सोचना कि ये और नीचे नहीं गिर सकता, या ये उम्मीद करना कि जब मेरे खरीदे हुए दाम पर आएगा तब बेचूंगा, ये सब इमोशनल ट्रैप हैं। फोमो यानी ये डर कि कहीं मैं पीछे न रह जाऊं, आपको ऊंचे दामों पर खरीदने को मजबूर करता है। और सिर्फ इसलिए खुद पर शक करना कि स्टॉक थोड़ा नीचे चला गया है एक बहुत बड़ी गलती है। याद रखिए, स्टॉक को नहीं पता कि आपने उसे खरीदा है। तो फिर इसका इलाज क्या है? बहुत सिंपल है। कंपनी की कहानी पर फोकस करना है, मतलब उसके फंडामेंटल्स पर, न कि शेयर बाजार के रोज के शोर शराबे पर। जब तक बिजनेस की कहानी मजबूत है तब तक बाजार के उतार चढ़ाव को इग्नोर करना और सब्र रखना ही सबसे अच्छा तरीका है। आखिर में लिंच की पूरी फिलॉसफी हमें बस एक ही चीज पर वापस लाती है। अपने आसपास देखिए, उन प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और बिजनेसेस पर ध्यान दीजिए जिन्हें आप समझते हैं और पसंद करते हैं, क्योंकि हो सकता है अगला 10 बैगर, वो स्टॉक जो आपके पैसे को 10 गुना कर दे, वो वॉल स्ट्रीट के चार्ट्स में नहीं बल्कि आपके किचन या गैराज में ही छिपा हो।